गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स, है ना। और ये अपनी सेकेंड क्लास है काइनेमेटिक्स की। कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने टाइप ऑफ मोशन पढ़े थे, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, या फिर ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन वगैरह हमने पढ़ा था। उसके बाद हम की फैक्टर्स की बात कर रहे थे, और की फैक्टर्स में अपन ने दो के बारे में पढ़ लिया था। एक था अपने पास डिस्टेंस और एक था डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। इन दोनों को अपन पढ़ रहे थे, दूरी एवं विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो, आज दूरी और विस्थापन को क्लियरली समझने के लिए हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, है ना। देखो भाई, सीधी सीधी कहानी ये है कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख ली थी। क्या डेफिनेशन थी अपने पास? इसकी अपने पास डेफिनेशन थी कि भाई कुल तय की गई लंबाई तो होती है दूरी वस्तु द्वारा, और उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य की सीधी दूरी को कहा जाता है विस्थापन। समझ में यही बात? अब इसमें पेच रहते हैं, ध्यान से सुनते जाना। क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट समझना बहुत ही आसान है, तो मैं लो लेवल से क्वेश्चन को शुरू करते हुए अपन इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छा आपको इसमें विजिबल होगा कि दूरी और विस्थापन जो है वो क्या होते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं वगैरह वगैरह। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं यहाँ से। हालांकि ये क्वेश्चन हमने कर लिया, लेकिन फिर भी एक बार मैं इसका इंट्रोडक्शन यहाँ देना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति, सदिश में क्वेश्चन किया हमने, 20 मीटर उत्तर दिशा में तथा उसके बाद 20 मीटर पूर्व दिशा में जाता है। व्यक्ति का विस्थापन सदिश ज्ञात करो। चलो साथ में अपन दूरी भी ज्ञात करेंगे। कल के क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पे विस्थापन का सदिश नहीं निकाला था। सदिश निकालने का अपन ने तरीका जो है वो सदिश वाले पोर्शन में पढ़ा था। कोई बात नहीं, एक दोबारा इसको देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सॉल्यूशन में अपन जाते हैं बच्चों। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आप बनाओ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बना लिया, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब इसका कोई भी एक पॉइंट ले लो। इस पॉइंट पर ये शुरुआत में खड़ा है, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ठीक है। सबसे पहले ये जाता है उत्तर दिशा में, इस दिशा में गया ये 20 मीटर, फिर ये गया 20 मीटर पूर्व दिशा में, ये इसका फाइनल पॉइंट है। और अब जो अपने पास जो बचा है, ये इन दोनों के बीच की सीधी दूरी है, तो ये अपना विस्थापन है। सही बात समझ में आई? ये अपना विस्थापन है डी, लेकिन हमें इसका सदिश निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो अपन दूरी की कहानी कंप्लीट कर देते हैं। दूरी जो है वो आई से लेकर ए तक की है और ए से लेकर एफ तक की है। तो जो दूरी आएगी वो आएगी 20 + 20, यानी इसने कितनी दूरी चली है? कुल 40 मीटर की दूरी चली, ठीक है। अब आते हैं विस्थापन की कहानी पर। ये तो इजी सा है, आपको पता ही है, आता ही है, आपको कर रखा है हमने। विस्थापन डी निकालना है, तो सीधी दूरी देखो, एक त्रिभुज बन रहा है,
जिसका डी विकर्ण है, विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हो गया। डी बराबर अंडर रूट ऑफ 400 प्लस 400, ये मान आएगा अपने पास 800, यानी 2 गुणा 400, जिसमें से 400 तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा 20√2 मीटर। ये इसका विस्थापन का मान है, लेकिन विस्थापन का सदिश थोड़े है, हमें तो विस्थापन का सदिश निकालना है। तो विस्थापन के सदिश के लिए मान आ चुका है, डायरेक्शन निकाल लो। तो ध्यान से देखो बच्चों, आप ये कहोगे कि वास्तव में यदि मैं इसको यहाँ बनाऊँ, देखो ध्यान से, यदि मैं इसको यहाँ बनाऊँ तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को चेक करने के लिए भाई अब अपन जो है वो एग्जैक्टली गति में आ गए। सदिश वाले में तो मैंने आपको सीधा बता दिया था कि ये 45 डिग्री है, लेकिन अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 45 डिग्री वाकई में है या नहीं है। यदि ये वाकई में 45 डिग्री है तब तो ये नॉर्थ ईस्ट है, और नहीं तो ये नॉर्थ ईस्ट नहीं। तो ध्यान से देखो, समान भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा। त्रिभुज के 3 कोणों में से एक 90 है, तो बचे हुए दोनों का योग होना चाहिए 90, और वे दोनों बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है ये 45 डिग्री का कोण बनेगा। और ये 45 डिग्री का कोण बनेगा तो ये दिशा जो है वो नॉर्थ, सॉरी बच्चों, ये दिशा कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, मतलब उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। और यदि ये उत्तर पूर्व दिशा है, ये एन है ना, यदि ये उत्तर पूर्व दिशा है तो भैया उत्तर पूर्व दिशा का डायरेक्शन अपने को पता है। उत्तर पूर्व दिशा की डायरेक्शन होती है आई कैप प्लस जे कैप बाई √2, इसकी डायरेक्शन अपने को पता है। तो विस्थापन का सदिश जानने के लिए क्या करना अपने को, परिमाण गुणा दिशा, परिमाण के साथ दिशा को मल्टीप्लाई कर दो। तो डी वेक्टर बराबर 20√2 इंटू आई प्लस जे बाई √2, √2 कैंसिल हो जाएगा, और ये विस्थापन सदिश आपके पास आएगा 20 आई कैप प्लस जे कैप, या फिर इसको आप ऐसे लिख दो 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने पास हो गया विस्थापन सदिश। आपको जो विशेष चीज़ मुझे इसमें समझानी थी कि हर उत्तर पूर्व के बीच की दिशा नॉर्थ ईस्ट नहीं होती, तभी होती है जब वो 45 डिग्री का कोण बनाती है। इस क्वेश्चन में हमने डाटा ऐसे ही लिए हैं कि 45 डिग्री का कोण बने, और यदि ये 45 डिग्री का कोण नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, तो हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगले क्वेश्चन में समझेंगे इसको। दस मीटर उत्तर में, उसके बाद 20 मीटर पूर्व में जाता है। व्यक्ति का विस्थापन सदिश ज्ञात करो। देखो बच्चों, इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा। पहले तो अपन बेसिक में चलते हैं, और फिर हम अपन देखते हैं इसका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है। तो पहले तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दोबारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। सबसे पहले ये गया नॉर्थ में, ये नॉर्थ में गया, ये यहाँ खड़ा था, ये नॉर्थ में गया कितना 10 मीटर, और उसके बाद ये ईस्ट में गया कितना 20 मीटर, और यहाँ पहुँच गया। तो अपना जो विस्थापन है वो ये होगा, और सीधी सीधी बात है ये 45 डिग्री नहीं है, समझ में आ रही बात। ये तो 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। ये कोण अब, और ये कोण, अब देखो वहाँ तो भुजाएं बराबर थी इसलिए सामने का कोण बराबर था, लेकिन यहाँ तो भुजाएं बराबर नहीं है, तो ये कोण 45 डिग्री नहीं है।
और यदि ये कोण 45 डिग्री नहीं है तो ये नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व डायरेक्शन भी नहीं है। और बच्चों यदि ये उत्तर पूर्व डायरेक्शन नहीं है तो हम कैसे सोल्व करेंगे? तो पहले तो देखो ध्यान से सुनिए, अब इसकी वैल्यू वगैरह में जाना ही नहीं, हम जितनी डायरेक्शन में गए हैं सबके सदिश अलग अलग निकाल लेंगे। कैसे? सबसे पहले ये कौन सी डायरेक्शन गया? 10 मीटर नॉर्थ में गया तो 10 मीटर नॉर्थ में गया तो ये 10 जे कैप गया, क्योंकि नॉर्थ की डायरेक्शन जे कैप होती है। फिर ये 20 मीटर पूर्व में गया, पूर्व की डायरेक्शन होती है आई कैप। समझ में आ रही बात? और यदि ऐसा है तो इस वेक्टर को एक साथ कैसे लिख सकते हैं? जितनी डायरेक्शन में जा रहा है सबको जोड़ते हुए लिखते जाओ, ऐसा ही करते हैं अपन। 3 अलग अलग डायरेक्शन के होते हैं ना, जैसे वहाँ बताया था मैंने कि एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, बाद में इन्हीं को तो तीनों को प्लस करके लिखते हैं वेक्टर में। बात समझ में आ रही है? भाई ये सबसे पहले किधर गया? 10 जे, पहले किधर गया? 10 गया था जे की दिशा में, तो इसका विस्थापन हो गया 10 जे यहाँ तक। फिर ये गया 20 आई, है ना, तो टोटल इसका विस्थापन क्या बन गया? 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप। अच्छा, क्या ऊपर वाले को हम ऐसे सोल्व कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। देखो सीधा सीधा 20 और 20, पहले 20 आई में गया फिर 20 जे में गया, सॉरी पहले 20 जे में गया फिर 20 आई में गया, तो टोटल ये आ गया। सीधा ही सीधा सोल्व हो जाए, इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। लेकिन अपने को समझनी सारी चीज़ें, पता नहीं कौन सा तरीका कहाँ काम आ जाए। ये बात समझ में आई? अच्छा, इसका एक और तरीका होता है कोऑर्डिनेट तरीका, जो सबसे फाइनेस्ट तरीका है, उसको भी देखते हैं। वो तब काम आएगा जब ये बहुत सारा घुमा दे। देखो, कोई व्यक्ति 10 मीटर उत्तर में उसके बाद 20 मीटर पूर्व में, उसके बाद 5 मीटर साउथ में, उसके बाद 30 मीटर पश्चिम में, और उसके बाद 10 मीटर नॉर्थ में जाता है। ठीक है, हमें निकालना है व्यक्ति का विस्थापन सदिश। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को लिखने का उद्देश्य है कि मैं आपको विस्थापन निकालने का कोऑर्डिनेट फॉर्मेट सिखाना चाहता हूँ। हमने दिशाओं वाली की हैं, सबसे पहला वाला तो बीच में आया गया था फिर हमने देखा कि यदि ऐसा ना हो, जस्ट बीच में कोई दिशा ना आए, तो उसका भी तरीका हमने देख लिया। अब ये तो इतना घूम लिया कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारी दिशाएं मिल गई, है ना, तो इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको तो अपन नहीं सोल्व कर सकते वैसे तरीके से। तो इसके लिए हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं, सदिश का कोऑर्डिनेट बनाएंगे और उससे इसकी वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगी। देखिए, विस्थापन का सदिश निकालना है, यानी वेक्टर फॉर्मेट निकालना है, सदिश रूप निकालना है, मान उससे निकल जाएगा, लेकिन इसको मान नहीं चाहिए, इसको सदिश फॉर्मेट चाहिए। देखो ध्यान से, पहले तो सॉल्यूशन पे आते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें लिख सकते हैं। बनाओ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ताकि कन्फ्यूजन ना हो। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये व्यक्ति शुरुआत में यहाँ खड़ा है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है। आप इनिशियल पोजीशन के कोऑर्डिनेट को हमेशा 0 0 मान लेंगे।
कई बार उसने दिए हुए होते हैं कि ये फलाना फलाना कोऑर्डिनेट पर खड़ा है, तो बताओ लास्ट में कितने कोऑर्डिनेट पर होगा। वो अलग मेथड है। यदि नहीं दे रखा तब की बात कर रहे हैं। तो जिस कोऑर्डिनेट पर ये खड़ा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की बात की है, ऊपर नीचे की बात नहीं की। इसका मतलब अपने को तीसरा अक्षर नहीं चाहिए, जेड नहीं चाहिए, हमें एक्स और वाई चाहिए। इसलिए हमने कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स और वाई के, दो ही कोऑर्डिनेट माने, 0 0। यदि जेड में भी इसका मोमेंट होता तो जेड को भी मानना पड़ता। चलिए, ये फिलहाल इस पॉइंट आई पर खड़ा है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0। इस पॉइंट से वो 10 मीटर उत्तर में जाता है, तो उत्तर में जाता है, 10 मीटर उत्तर में गया और इस पॉइंट पर पहुंच गया। अब हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये x है और ये y है। तो देखो ये y में गया है, y में गया है तो इसका x कोऑर्डिनेट तो बदलेगा नहीं, और y कोऑर्डिनेट 10 गया है तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10। तो जिस पॉइंट पर अभी ये खड़ा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 10। समझ में ये बात कैसे? भाई मूल बिंदु मान लिया था अपन ने इनिशियल पोजीशन को, जहाँ ये शुरुआत में खड़ा था वहाँ 0 0 मान लिया था, मूल बिंदु मान लिया था उसको। फिर ये 10 मीटर उत्तर में गया, चलो इसके हिसाब से बना दिया। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये वाई कोऑर्डिनेट में गया, तो वाई कोऑर्डिनेट में गया है तो इसके वाई कोऑर्डिनेट बदलेगा, एक्स में जाएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट बदलेगा, वाई में गया तो वाई कोऑर्डिनेट, वाई निर्देशांक बदला है। तो वाई निर्देशांक बदलकर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 10 मीटर चला है। क्या एक्स निर्देशांक बदलेगा? नहीं भाई साहब, एक्स निर्देशांक नहीं बदलेगा, क्योंकि एक्स में तो ये गया ही नहीं। फिर यहाँ से ये जाता है 20 मीटर पूर्व में, तो यहाँ से 20 मीटर पूर्व ये डायरेक्शन हो गई। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये जगह मुझे खाली चाहिए, है ना। आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिख देता हूँ, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन। फिर ये गया है 20 मीटर पूर्व में, तो ये 20 मीटर पूर्व में गया है, 20 मीटर, और यहाँ पहुँच गया। इस दौरान देखो बच्चों, ये x में चला, y में नहीं चला, तो y का कोऑर्डिनेट तो इसका बदलेगा नहीं, 10 का 10 ही रहेगा। अरे y में चलेगा तो y कोऑर्डिनेट बदलेगा ना, y में तो गया ही नहीं, देखो इसी पॉइंट पर है, y में तो इसी लाइन पर है, y में तो। और x में कितना चल लिया? ये 20 चल लिया, तो x में 20 चल लिया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 20 10। बात समझ में आ रही होगी। फिर ये गया है 20 मीटर पूर्व, 5 मीटर दक्षिण में गया है, तो 5 मीटर दक्षिण में इसको यहाँ ले आते हैं, ये दक्षिण में गया है 5 मीटर। तो ये देखो y में गया है, लेकिन पहले वाले से उल्टा गया है। पहले वाला आप इधर जा रहे थे तो अब आप प्लस वाई कंसीडर कर रहे थे, और यदि आप इधर आए हैं तो माइनस वाई कंसीडर करेंगे। अब इस दौरान ये नीचे की तरफ आया तो x में तो कोई बदलाव होगा नहीं, और y में बदलाव होगा। कितने का होगा? 5 का बदलाव होगा, लेकिन माइनस का। क्यों? ऊपर की तरफ आपने y को प्लस माना है, तो नीचे की तरफ आप y का माइनस मानेंगे, तो ये -5 वापस आ जाएगा। और यदि ये -5 वापस आ गया तो इसका x कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 20 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5। मैंने 10 में से 5 को घटा लिया क्योंकि वो कोऑर्डिनेट माइनस का था, ये वापस नीचे आया था। अब चलो बच्चों, अब ये जा रहा है, ये कह रहा है 30 मीटर ये गया है पश्चिम में, तो यहाँ से 30 मीटर पश्चिम को यहाँ आएगा करीबन, 30 मीटर गया पश्चिम में तो यहाँ आ गया। फिलहाल ये पोजीशन है इसकी, देखते जाओ पॉइंट टू पॉइंट। इस पॉइंट पे गया तो देखो, आप इधर वाले x को प्लस मानते थे तो इधर वाले x को आप माइनस मानेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें तो, है ना। तो ये -30 गया है, कितना गया है ये? -30 गया है। x में क्या y में चेंज होगा? ना भाई साहब, y में गया ही नहीं, तो y में क्यों चेंज होगा? ऊपर नीचे जाएगा, मतलब इस तरह से जाएगा तो y में चेंज होगा, इस तरह से जाएगा तो y में चेंज होगा माइनस का। इधर जाएगा तो x में चेंज, इधर जाएगा तो x में चेंज। फिलहाल ये x में गया है तो x में चेंज होगा। कितना चेंज होगा? -30 चेंज होगा।
क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है। तो x का यहाँ कोऑर्डिनेट 20 है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएगा -10, है ना। मैंने उसमें से 30 घटा लिया है। क्यों? क्योंकि मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। यदि मैं इसी डायरेक्शन में जाता, इस साइड जाता, तो जोड़ता, है ना। अच्छा, y में कोई चेंज नहीं, तो y हो जाएगा 5। फिर ये लास्ट में गया है 10 मीटर उत्तर में, तो यहाँ से 10 मीटर उत्तर में चला गया और यहाँ पहुँच गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? तो y में गया है तो चेंज y में, ऊपर की तरफ गया तो प्लस का, तो यहाँ x का कोऑर्डिनेट तो है -10, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि x में मूवमेंट ही नहीं हुआ इसका। और y में कितना हो जाएगा? 15। समझ में आई बात? तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है। इसके बाद ये कहीं नहीं चला। और कितना चलना था? चारों तरफ तो घूम लिया, है ना। तो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, और हमारे हिसाब से ये इसका विस्थापन हो जाएगा डी। ठीक है। अब देखो, वैसे तो इसके डायरेक्शन वायरेक्शन एंगल वेंगल निकालना महाभारत हो जाएगी, पता ही नहीं लगेगा। तो यहाँ से अपन इनिशियल कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। आप हमेशा इनिशियल कोऑर्डिनेट को, यानी शुरुआत के निर्देशांकों को x1 और x2 नाम देंगे। फिलहाल आपने इसको 0 0 मान रखा है। ये x1 और x2 तब होगा जब वो कुछ कह दे कि ये 0 0 पे नहीं खड़ा है, ये 1 1 पे खड़ा है तब अपन वहां से शुरुआत कर लेंगे 0 0 की जगह। और फाइनल कोऑर्डिनेट को आप मान लीजिए x2 y2, सॉरी x2, ये x1 y1 है और ये x2 y2, ठीक है। तो ध्यान से सुनो बच्चों, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, और z होता तो z2 माइनस z1 क्या कैप। फिलहाल नहीं है, तो ध्यान से देखो। अब ये x1 y1 तो कितना है? ये तो हमने 0 0 मान रखा है, ये तो हमने 0 0 मान रखा है। और हमने x2 y2 कितना कैलकुलेट किया है? x2 y2 हमने ये फाइनल वाला देखो, ये -10 और 15 कैलकुलेट किया है, तो -10 और 15 कैलकुलेट किया। तो विस्थापन सदिश कितना आएगा? लगा दो इसको, x2 माइनस x1। कितना आएगा ये? आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो डी वेक्टर बराबर x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? x2 की वैल्यू है -10, है ना, और -0 आई कैप, प्लस y2 कितना है? 15, और y1 कितना है? 0 और जे कैप। तो ये जो विस्थापन सदिश आएगा, ये आएगा बच्चों -10 आई कैप प्लस 15 जे कैप। तो देखो, कोऑर्डिनेट फॉर्मेट से निकालना आसान हो गया, है ना। कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दे, कोऑर्डिनेट फॉर्मेट से यानी निर्देशांक पद्धति से अपन सॉल्व कर सकते हैं। x में जा रहा है तो x को बदलो, y में जा रहा है तो y को बदलो, फाइनल कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। और लास्ट जब कोऑर्डिनेट निकल जाए तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाना है, ये सदिश निकल जाएगा। अब इसका मान पूछे तो भी आपके लिए इजी है, अंडर रूट निकाल सकते हो ना। ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, मान भी निकल जाएगा यदि पूछे तो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बच्चों बात? तो ये सदिशों का अपन ने क्या निकाला, सॉरी अपन ने विस्थापन निकाला है। तो विस्थापन के लिए अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए, तीनों एक जैसे हैं। तो अब आप कोऑर्डिनेट फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि ये तरीका कहीं भी लग जाएगा, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन की आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 8 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। एक कण r त्रिज्या के
वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करता है। एक चक्कर पूरा करता है। एक चक्कर 8 सेकेंड में पूरा करता है, ऐसा लिखो। एक चक्कर 8 सेकेंड में पूरा करता है। ठीक है, कण की दूरी व विस्थापन ज्ञात करो। कण की दूरी व विस्थापन ज्ञात करो। पहला पार्ट इस क्वेश्चन का, t बराबर 2 सेकेंड पर। दूसरा पार्ट t बराबर 4 सेकेंड पर। तीसरा पार्ट t बराबर 6 सेकेंड पर। और चौथा पार्ट है t बराबर 8 सेकेंड पर। देखो बच्चों, ध्यान से समझना, डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा क्वेश्चन आ गया तो सॉल्यूशन पे चलते पहले। तो वो कह रहा है एक कण है, ठीक है अपने को क्या लेना देना, होने दो। ये कण चक्कर लगा रहा है एक वृत्ताकार पथ पर, और इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या दे रखी है r, और ये रहा अपना कण। ठीक है, ये कहता है कि ये 8 सेकेंड में अपना चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, तो ये 4 सेकेंड में कहाँ जाएगा, यहाँ। 2 सेकेंड में कहाँ जाएगा, यहाँ। और 6 सेकेंड में कहाँ जाएगा, यहाँ। और 8 सेकेंड में कहाँ जाएगा, यहाँ। देखो ध्यान से क्या बोला मैंने। ये कण जो यहाँ था शुरुआत में इनिशियल पोजीशन पर, यहाँ था, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है ना। और यहाँ से वो 8 सेकेंड में वापस इसी जगह आ जाता है, तो 4 सेकेंड में यहाँ पहुँचेगा, 2 सेकेंड में उसका आधा पहुँचेगा, 6 सेकेंड में 4 और 2 6 यहाँ पहुँच जाएगा, और वापस 8 सेकेंड में यहाँ पहुँच जाएगा। ये वो 4 स्थितियाँ हैं जो अपने को कैलकुलेट करनी है। मतलब 2 सेकेंड बाद, यानी फर्स्ट स्थिति यहाँ पर बनेगी, सेकेंड स्थिति यहाँ पर बनेगी, थर्ड स्थिति यहाँ पर बनेगी, फोर्थ स्थिति में वापस वो इसी जगह वापस आ जाएगा। तो पहली निकालते हैं कंडीशन फर्स्ट, t बराबर 2 सेकेंड पर। कंडीशन फर्स्ट, t बराबर 2 सेकेंड पर। ठीक है, तो आप इसको नाम देंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। तो देखो पहली कहानी यह है कि भाई चित्रानुसार, चित्र के अनुसार 2 सेकेंड बाद ये कण जो है वो बिंदु बी पर होगा। t बराबर 2 सेकेंड पर कण की स्थिति बिंदु बी पर होगी। चलो, यदि बिंदु बी पर होगी तब दूरी तो कितनी तय की उसने, ए से लेकर बी तक। देखो ये दूरी तय की है। मैं कलर ले लेता हूँ, फिर समझ में आएगा आपको। देखो ए से लेकर बी तक ये दूरी तय की है ना। चाप ए बी, ए से लेकर बी तक का जो चाप है वो ट्रेवल किया है इसने दूरी के रूप में। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये रहा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये देखो ये सीधी लाइन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की न्यूनतम या सीधी दूरी है ना। ये तो हो गया अपना विस्थापन हो गया है ना बच्चों। ठीक है,
तो भैया कहानी कुछ यूँ बनेगी कि दूरी कितनी है इसकी। तो दूरी तो मैंने कहा कि भाई ए बी, चाप ए बी के बराबर है, और चाप ए बी असल में परिधि का चौथा भाग है ना। इसलिए दूरी कितनी आएगी इसमें, परिधि हो जाएगी 2πr/4, तो ये दूरी तय करेगा πr/2। हो सकता है आपको आर का मान भी दे दिया जाए, है ना। ऐसी स्थिति में आपका मान जो है वो आर का निकल जाएगा। चलो बच्चों, तो πr/2 इसने दूरी तय कर ली। विस्थापन कितना तय किया, तो विस्थापन तो साफ साफ दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है अभी। क्या दिख रहा है, ये जो दूरी है यही तो है विस्थापन, है ना। ये विस्थापन है। यदि ये विस्थापन है तो इसको आप एक काम करो, डी नाम दो। तो डी देखा तो मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि ये त्रिभुज का विकर्ण है जिसकी भुजाएं आर और आर है। तो डी बराबर अंडर रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, ये बनेगा ना। तो डी बराबर कितना बनेगा बच्चों, ये बनेगा अंडर रूट 2r²। तो ये बन जाएगा डी बराबर √2r। मीटर में, सॉरी जो भी दे रखी है, जैसे भी दे रखी है यूनिट वही काम आ जाएगी। मीटर में दे रखी तो मीटर, सेंटीमीटर में दे रखी तो सेंटीमीटर। ये कहानी हो गई बच्चों। अरे बात समझ में आई क्या। अरे भाई क्या है इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि अपन बी पर पहुंच गए। तो बी पर पहुंचे तो ये हमारा विस्थापन हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। और दूरी कितनी तय की इसने, चाप ए बी के बराबर दूरी तय की। भाई चाप के थ्रू ही तो गया है, कूद के थोड़ी गया है। तो चाप ए बी के बराबर है, तो चाप ए बी असल में पूरी परिधि का चौथा भाग है। भाई 4 पार्ट हो रहे हैं परिधि के, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, है ना। तो ये चौथा भाग है, तो परिधि का चौथा भाग है, तो परिधि 2πr/4 अपन ने कर दिया। बात समझ में आई। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्लियर है। चलो कंडीशन नंबर सेकंड पे चलते हैं। टी बराबर 4 सेकेंड पर, ये तो बहुत आसान, सीधा सीधा लिखेंगे दूरी और विस्थापन क्या होगा। दूरी यहां से यहां, सही में तुम आवाज में मत जाओ रे। यहां से यहां इस जगह गया है, तो पहले तो ये चेक कर लो विस्थापन क्या होगा, और फिर ये चेक कर लो पहले दूरी चेक कर लो। चलो, तो ए से लेकर सी तक की ये, यानी परिधि का आधा भाग दिख रहा है ना, आधी परिधि है। और विस्थापन कितना हो जाएगा, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी, ये विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन तो व्यास के बराबर है, तो दूरी तो है चाप ए से लेकर सी तक के बराबर, और वो है परिधि का आधा भाग, तो πr। और विस्थापन हो जाएगा व्यास के बराबर, और व्यास हो जाता है 2r। भाई यहाँ पे सीधा सीधा व्यास के बराबर बन रहा है ना, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, तो व्यास के बराबर दूरी हो गई। चलो तीसरा देखो, कंडीशन थर्ड, टी बराबर 6 सेकेंड पर। पहले दूरी निकालते हैं। अब देखो यहाँ से वो क्या होया, देखो यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया। तो ये आधी दूरी मतलब परिधि का ये एक भाग, दो भाग, तीन भाग तय कर लिया इसने परिधि का, है ना। तो परिधि का 3/4 भाग तय कर लिया इसने। तो 3/4 भाग इंटू 2πr, तो कितनी परिधि तय कर ली इसने दूरी के रूप में तय कर लिया 3πr/2। और विस्थापन की बात करें तो करनी ही नहीं, विस्थापन की बात तो कैसे नहीं करनी, ये देखो अभी दिखाता हूँ क्यों नहीं करनी। ये रहा विस्थापन, तो जैसे ऊपर वाला पार्ट निकाला था वही यही निकलेगा इस बार। त्रिभुज नीचे की साइड बनेगा तो वही का वही निकलेगा। तो विस्थापन कितना आ जाएगा इसमें वही आएगा अंडर रूट ऑफ r² प्लस r²। तो d बराबर ये बन जाएगा √2r, ये विस्थापन है। और लास्ट कंडीशन नंबर 4,
कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4 में क्या है, t बराबर 8 सेकेंड पर। अरे भाई 8 सेकेंड पर तो वो जिस स्थान से चला था उसी स्थान पर पहुंच गया, तो दूरी तो हो जाएगी उसकी 2πr, परिधि के बराबर तय कर ली इसने, है ना। यहाँ से चला था, घूम फिरा के सब यहीं पहुँच गया, तो परिधि के बराबर दूरी तय कर ली, तो परिधि के बराबर दूरी। अच्छा, विस्थापन क्या होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि जिस इनिशियल पोजीशन से चला था वापस वहीं आ गया, वापस से वहीं आ गया, और वापस वहीं आ गया, तो भाई साहब इसका विस्थापन हो जाएगा 0। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। विस्थापन सदिश राशि है, उसका मान 0 हो सकता है डायरेक्शन के हिसाब से। तो चौथी कंडीशन में इसका विस्थापन 0 आ गया, क्योंकि ये उसी पोजीशन पर वापस पहुंच गया जिस पोजीशन पर ये गया था। तो इनके बीच की कोई न्यूनतम दूरी नहीं है, इनके बीच की दूरी आ जाएगी 0। ठीक है, चलिए अब अपन एक समझने के लिए एक फाइनल क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। यदि ये आपसे हो जाता है तो पूरा विस्थापन आपने सोल्व कर लिया, नहीं हो रहा है तो आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब देखो क्या कह रहा है ये कहता है आर त्रिज्या का एक पहिया आर त्रिज्या का एक पहिया सड़क पर चल रहा है। अब चल रहा का मतलब ये नहीं कि वो पैदल चल रहा है, वो घूमता हुआ ही चल रहा है ना, सड़क पर चल रहा है। जब पहिया अपना आधा चक्र पूरा कर लेता है, जब पहिया अपना आधा चक्र पूरा कर लेता है तो उसके चलो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम आ सकती है आपको, तो मैं थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करता हूँ। सड़क पर चल रहा है, इसके निम्नतम बिंदु जो कि सड़क को स्पर्श कर रहा है का विस्थापन क्या होगा जब पहिया अपना आधा चक्र पूरा कर लेता है। क्या कहानी, एक पहिया है जिसकी त्रिज्या है r, सड़क पर चल रहा है, उसके निम्नतम बिंदु का मतलब होता है एकदम नीचे वाला बिंदु जो कि सड़क पर स्पर्श कर रहा है। तो सैद्धांतिक रूप से ये अपनी सड़क हो गई और ये अपना पहिया हो गया। ठीक है, इसका ये बिंदु देखो सड़क पर स्पर्श कर रहा है, इस बिंदु का विस्थापन चाहता है जब पहिया अपना आधा चक्कर पूरा कर लेता है। पहिया आधा चक्कर पूरा करके थोड़ी सी दूर निकल जाएगा। पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी को तय करता है, अपनी परिधि के बराबर दूरी को तय करता है 2πr को। तो आधी चक्र में कितनी दूरी तय करेगा ये पहिया, आधी चक्र में ये πr दूरी तय करेगा। लेकिन समस्या ये है कि जब आधा चक्र पूरा करेगा तो ये वाला जो बिंदु है ना, अब यहाँ मिलेगा आपको। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, फिलहाल वो पॉइंट यहाँ पर है। तो हमें जो चीज़ निकालनी है वो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। ये अपना विस्थापन है, तो ये अपना विस्थापन है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो ये जो अब मैंने लाइन खींची है ये व्यास के बराबर हो जाएगी, यानी 2r के बराबर हो जाएगी। एक दूरी आपको पता ही है πr है। तो अब इसका यदि अपन सॉल्यूशन निकालें तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
तो डी स्क्वायर बराबर यहाँ से पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r²। इसमें से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बच्चों, पाई स्क्वायर प्लस 4 बचेगा, तो डी की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 4, आर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, आर अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। इसका विस्थापन ये होगा। बात समझ में आई? दोबारा मैं एक चीज़ समझा देता हूँ। आधा चक्कर में दूरी तय करेगा पाई आर, कोई दिक्कत नहीं, तो दूरी तय करके पाई आर चला गया, यहाँ पोजीशन बना ली। लेकिन हमें निम्नतम बिंदु का निकालना है, तो आधा चक्कर में ये जो नीचे वाला बिंदु है अब पहुंच जाएगा कहाँ? ऊपर वाले पे। आधे चक्कर में ऊपर वाले पे पहुंच जाएगा, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी, जिसको मैं डायग्राम में डी से दिखा रखा, वो अपना विस्थापन हो जाएगा। तो उसको हमने सोल्व कर लिया। तो ये बच्चों कुछ क्वेश्चन थे जो हमने विस्थापन और दूरी से संबंधित निकाले हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, इनकी एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपसे सॉल्व हो जाएंगी, है ना। और उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इसका की फैक्टर पढ़ेंगे, चाल और वेग। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। एक बार फिर से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और हम मिलते हैं अगली क्लास में।